Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7th Science chapter 11 Transportation in Animals and Plants. You have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. ये हमने पहले पढ़ा है कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को फूड चाहिए होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन. जिंदा रहने के लिए टू ब्रीथ दे रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर चाहिए और फूड चाहिए. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, पहुंचानी पड़ती हैं बॉडी के सारे पार्ट्स में. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. और एनिमल्स में ये सारे वेस्ट जो होते हैं, बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो उन पार्ट्स तक पहुंचाने होते हैं जहाँ से ये बॉडी से बाहर रिमूव हो सके, बाहर निकल सके. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? सो ये सब कुछ कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, व्हाट इज़ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम? ये जो हार्ट है, हार्ट और हार्ट के साथ ही जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया हार्ट, हार्ट और ये ब्लड वेसल्स हो गई. ये जो रेड वाली वेसल हो गई इसको बोलेंगे आर्टरी और ये जो ब्लू वाली हो गई इसको बोलेंगे वेन्स. अब हार्ट तो है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में. जैसे हम लोग घर में मोटर चलाते हैं, मोटर से वाटर को ऊपर टैंक तक पहुंचाया जाता है, तो एक जो पंप होता है वो मोटर, तो उसी तरह हमारी बॉडी में हार्ट फंक्शन करता है, एक पंप की तरह काम करता है और जो ब्लड है उसे ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट. तो और ये फिर किसके अंदर फ्लो करता है? जैसे हमारे घर में पाइप्स होती हैं, पाइप्स में वाटर फ्लो करता है, उसी तरह हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स. इन ब्लड वेसल्स ये पाइप की तरह छोटे छोटे, हम कंपेयर कर सकते हैं इनको, छोटी छोटी पतली पतली पाइप की तरह होती हैं ये, इनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है. तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो रेड कलर की हमें दिखाई दे रही हैं डायग्राम में, ये होती हैं आर्टरीज और ये जो ब्लू कलर की होती हैं ये होती हैं वेन्स. अब आर्टरीज में होता है प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. प्योर ब्लड मीन्स जो ऑक्सीजन रिच है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, दैट इज़ प्योर ब्लड. और ये जो वेन्स होती हैं जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, उसमें होता है इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो दिस इज़ इम्प्योर ब्लड. तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, हार्ट प्लस दीज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. So in this chapter you shall learn about the transport of the substances in plants and animals. The circulatory system. The circulatory system में first we will study blood. जब आपकी बॉडी में कभी कट लग जाता है तो क्या होता है, वहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, कभी लग जाती है when you get hurt. But what is blood? ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है. फ्लूइड मीन्स जो लिक्विड होता है एक तरह से, जैसे हम लिक्विड बोल सकते हैं. ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, जो इन ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड. ये हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाता है. कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करता है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं विलाई. तो विलाई में एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब फूड्स का, जो ग्लूकोज एमिनो एसिड्स बनते हैं डाइजेशन में, जो हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में. तो ये एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब यहाँ पे ये विलाई में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, तो ये यहाँ से सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करते हैं और ब्लड के साथ ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से भी ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड और सब सेल्स तक पहुंचाता है. तो जैसे सपोज़ ये लेग का सेल है, एक लेग का सेल है, तो लेग के सेल में यहाँ से खाना डाइजेस्ट हुआ, सपोज़ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ और ये ब्लड के थ्रू ये जो फूड है ग्लूकोज, ये यहाँ पे पहुँचा, इस सेल में पहुँचा. ओके. अब जैसे ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे लंग्स होती हैं, तो ये लंग्स से ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के थ्रू होता हुआ इस सेल तक पहुँचेगा. तो फूड और ऑक्सीजन जब दोनों सेल तक पहुँची, तो हमने रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है. when glucose molecule break down in the presence of oxygen, this is called respiration.
फिर हर सेल में रेस्पिरेशन होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है ये ब्लड करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी में जो वेस्ट है, अब इस सेल में जो वेस्ट बना है, ये जो वेस्ट है ये भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए उन ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा जहाँ से बॉडी में से इसको रिमूव करना है। तो हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अभी इन सारे सब्सटेंसेस को ब्लड कैरी कैसे करता है? ब्लड किससे बना हुआ होता है? ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। इस फ्लूइड को कहते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो इसके अंदर स्विम करते रहते हैं, एक तरह से सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। वाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड? ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, इसलिए ब्लड का कलर होता है रेड। एक तरह का सेल होता है ये रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? जैसे आप इसको समझ लो, ये एक व्हीकल होता है, जैसे एक कार के ऊपर कोई बैठ के ट्रैवल करता है ना, उसी तरह हम हीमोग्लोबिन को एक एज्यूम कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक कार है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके ऊपर बैठ गया और हीमोग्लोबिन उसको लेके सभी सेल्स तक लेके जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन से बाइंड होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, उसके साथ जुड़ता है, तभी वो ब्लड में फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो पाता है, नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, ये फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जिससे हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है थ्रू हीमोग्लोबिन। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर हीमोग्लोबिन कम होगा या प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो बॉडी के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। एंड द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है। द ब्लड, और ब्लड में और कौन से सेल्स होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारी एक तरह से, जैसे आर्मी में सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी के ये सोल्जर्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स एंटर कर जाते हैं, कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स उन पे अटैक करते हैं और उन्हें मार देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। तो द ब्लड हैज़ द वाइट ब्लड सेल्स WBC which fight against the germs that may enter your body, जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। अब एक और होते हैं, एक तरह के और सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? जैसे आपके कभी लग जाती है, आपकी नी पे कभी चोट लगी हो और थोड़ी देर बाद में ब्लड आना बंद हो जाता है। पहले उसमें ब्लड आता है, थोड़ी देर बाद आपने नोटिस किया है कि ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड और वहाँ पे एक डार्क कलर का रेड क्लॉट बन जाता है और वो उस कट को प्लग कर देता है, बंद कर देता है। तो ये किसके कारण होता है? द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड द प्लेटलेट्स। इनको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल RBC, वाइट ब्लड सेल WBC एंड थर्ड सेल इज द ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ नेक्स्ट आर द ब्लड वेसल्स। दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं। जैसे आपने इनहेल किया, फ्रेश ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंची, अब इस लंग को पूरी बॉडी तक इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल्स। ब्लड का और क्या फंक्शन होता है? ये वेस्ट मटीरियल भी पिक करता है। वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और इसको वापस लंग्स तक लेके जाता है। जैसे ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन को सेल्स को दिया, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वापस इसको लंग्स तक लेके गए, और लंग्स से जब हम जो एयर को बाहर निकालते हैं, जो हम एक्सेल करते हैं, उस एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट for transport to the lungs for the removal of the carbon dioxide, as you have learned in chapter 10.
तो इसको वापस टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, वो हार्ट से ब्लड को लेती हैं और सारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जो आर्टरीज हैं, ब्लड फ्लो इज़ रैपिड। आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो बहुत रैपिड होता है और हाई प्रेशर पे होता है, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज पल्स। व्हाट इज़ पल्स? जब हम रिस्ट पे हम चेक करते हैं, जैसे डॉक्टर ने आपके यहाँ पे चेक किया होगा, रिस्ट पे जब चेक किया जाता है तो यहाँ पे ऐसे थ्रॉबिंग हम लोग यहाँ पे फील करते हैं। ये जो थ्रॉबिंग होती है यहाँ पे, इसको बोला जाता है पल्स रेट। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। पर मिनट में कितनी पल्स हो रही है, इस पल्स को इसको काउंट किया जाता है। दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। यहाँ से जो आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके कारण ये थ्रॉबिंग फील होती है। तो व्हाट इज़ द पल्स रेट ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज 72 to 80 beats per minute. Now what are veins? Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. ये सारे बॉडी पार्ट्स में जो इम्प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको हार्ट तक लेके जाती हैं वेन्स। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? जैसे जो ब्लड है ये वापस पीछे की तरफ फ्लो नहीं करे, आगे की तरफ जाए ब्लड, हार्ट की तरफ फ्लो करे ब्लड। नाउ दिस इज़ द डायग्राम। इसमें हार्ट शो किया हुआ है। हार्ट में से आर्टरी में ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है और ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। आर्टरीज आगे जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, सभी सेल्स तक ये ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचा। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये वापस वेन्स में गया ऑर्गन से, ये वेन से हार्ट तक पहुंचा। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शंस होता है यहाँ पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें प्योर ब्लड कैरी होगा, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा। पल्मोनरी आर्टरी में होगा इम्प्योर ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड कौन लेके जाएगा? हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जा रहा है इम्प्योर ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड तक गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड ने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज़ कर दी। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट तक आएगा और फिर ये यहाँ से ये जो प्योर ब्लड है ये आर्टरी के थ्रू बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफ़र होगा। नाउ ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ, जब ब्लड अवेलेबल नहीं होता तो बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए हमें वॉलंटरी मतलब खुद अपने आप ब्लड डोनेशन करना चाहिए और ये हार्मलेस होता है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई पेन नहीं होता और हम बहुत लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ब्लड हॉस्पिटल्स में जाके दिया जा सकता है एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड जो होता है इसको स्पेशल केयर में ब्लड बैंक्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड बैंक्स होते हैं तो ब्लड बैंक्स में इसको सेव करके रखा जाता है। Now Paheli explained that the pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called an artery and not a vein. इसलिए इसको वेन नहीं बोला जाता। It carries carbon dioxide rich blood to the lungs. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स तक। और पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन होता है? कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आर्टरीज छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो रही है। टिश्यूज़ पे पहुंचने पे, जब भी टिश्यूज़ पे पहुंचती है छोटी छोटी और वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स होती हैं और इनको बोलते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। ये कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्स बनाती हैं और ये जो ब्लड है, वेन्स में जो ब्लड है ये हार्ट में जाके एम्प्टी हो जाती है, हार्ट में जाके इसको खाली कर देती हैं वेन्स। फिर ये यहाँ से वापस लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी में। तो ये दो तरह का सर्कल बन रहा है एक तरह से, हार्ट में और बॉडी पार्ट्स में और हार्ट और लंग्स के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज द हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली। हार्ट एक तरह का पंप है जो कंटिन्यूसली बीट करता है, थ्रू आउट लाइफ बीट करता है, कभी भी नहीं रुकता और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के हर पार्ट पे पहुंचते हैं। क्या आपने इमेजिन किया है अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग? कितने सालों तक ये वर्क करता है बिना रुके? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। येट आउट हार्ट वर्क्स
लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप पंप की तरह वर्क करता है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट, हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है लोअर पार्ट इसका। एंड होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं ना, टू मेक अ फिस्ट, एक फिस्ट बनाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, आपकी जितनी मुट्ठी होगी फिस्ट होगी, आपका फिस्ट का जो साइज़ होगा ऑलमोस्ट आपके हार्ट का साइज़ इतना ही होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाएं तो क्या होगा? तो ये मिक्स नहीं होना चाहिए, ये मिक्स ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हम हार्ट का डायग्राम देखेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। नाउ दिस इज़ द हार्ट। अब हार्ट में 2 एट्रियम्स होते हैं। ये वाला एट्रियम जो ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ना हार्ट में, ये इम्प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसमें। और ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये इसमें प्योर ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब दो एट्रियम कौन से हो गए? एक हो गया राइट एट्रियम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर का जो चैम्बर, 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से 4 चैम्बर्स है? ये एक चैम्बर है, ये नीचे वाला सेकेंड चैम्बर है, ये 1, ये 2, ये थर्ड चैम्बर है हार्ट का 3, और ये 4। ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, और ये 4 चैम्बर्स डिवाइडेड हैं एक दूसरे से। देखिए ये इन 2 चैम्बर्स के बीच में ये थिक वॉल है, ये एक थिक वॉल है। अब ये दो चैम्बर्स है, ये भी डिवाइडेड है, यहाँ बीच में वॉल्स प्रेजेंट है। ये वॉल दिखाई दे रहा है ना, ये वॉल है, ये ओपन हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है इन दोनों चैम्बर्स के बीच में। तो ये चारों चैम्बर एक दूसरे से अलग अलग हैं, बस ये कनेक्टेड हैं, ये 2 कनेक्टेड है, ये 2 कनेक्टेड है, पर इन दोनों के बीच में एक बहुत थिक सेप्टा है, एक थिक वॉल है। अब देखिए ये प्योर ब्लड अलग है और इम्प्योर ब्लड अलग है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हार्ट में। जब भी हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है, जैसे इम्प्योर ब्लड वेने केवा से आया, ये सुपीरियर वेने केवा होती है, ये जो बहुत थिक सी दिख रही है और पतली वाली है इन्फीरियर वेने केवा। तो ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट जैसे हेड हो गया और ये सब सुपीरियर वेने केवा, इन्फीरियर वेने केवा, और बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हो गए लेग्स, यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके हार्ट में पहुँचती है। ये ब्लड यहाँ तक पहुँचा, राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, और ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम। 2 एट्रियम हो गए हार्ट में, इनको ऑरिकल्स भी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाले हो गए, ये हो गए वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट कंटेन्स 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को हम एट्रियम भी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वेने के आवाज़ से ब्लड होगा, वो ब्लड यहाँ पे हार्ट में आके यहाँ पे आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये वॉल्व खुलेगा और ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा यहाँ से, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी। ये ब्लड यहाँ से लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरी से। अब लंग्स में ये जो इम्प्योर ब्लड था इसको प्योर करेंगे, इसमें ऑक्सीजन आएगा। और अब ये जो प्योर ब्लड है ये लंग्स से कहाँ पे आया? पल्मोनरी वेन में आया। अब पल्मोनरी वेन से ये ब्लड, प्योर ब्लड आया लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से ये आया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड पहुँच गया। अब जो मेन आगे का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एओर्टा से। अब ये यहाँ से हार्ट ब्लड को पंप करेगा और ये सीधा जो ब्लड है इसको एओर्टा में पहुँचा देगा। एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेसल होती है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में गया और एओर्टा से ये बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचेगा। तो ये हार्ट की हो गई फंक्शनिंग, हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट की फंक्शनिंग। 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और वेने केवा इन प्योर ब्लड लेके आती है, और आर्टरीज जो एओर्टा है वो प्योर ब्लड लेके जाती है, हार्ट से बाहर निकलती है। तो 2 चैम्बर्स हो गए कॉल द एट्रिया, और सिंगल दोनों को मिला के एट्रिया बोल रहे हैं, और सिंगुलर एक को बोलेंगे एट्रियम। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, नीचे के 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल, और इन दोनों में पार्टीशन होता है बिटवीन द चैम्बर्स टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ब्लड मिक्स नहीं हो, प्योर और इम्प्योर, तो बीच में एक बहुत पार्टीशन होता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोज। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस ये हार्ट में आता है,
और फिर हार्ट से ये एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होता है। हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो मसल्स से बनी हुई होती है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स करती हैं। तो इनका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करती रहती हैं और रिलैक्स भी करती रहती हैं। जब इनको ब्लड आगे की तरफ पुश करना होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब हार्ट में ब्लड को फिल करना होगा, भरना होगा, तो ये रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे हार्ट के अंदर ब्लड आने लग जाए। तो ये कंटिन्यूस जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना, इससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। और इस हार्ट बीट का एक साउंड सुनाई देता है जिसे बोलते हैं लब डब साउंड। ये लब डब साउंड जब हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो वो लब डब साउंड सुनाई देता है हार्ट बीट का। This rhythmic contraction followed by the relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeats continue every moment of a life. If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. और डॉक्टर ये किससे चेक करते हैं? हार्ट बीट को चेक करते हैं विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ये इस तरह का स्टेथोस्कोप होता है, ये इसका चेस्ट पीस होता है, इसको चेस्ट पे लगाया जाता है और ये साउंड को एम्पलीफाई करके ये ईयर पीस ये ईयर में लगा के और ये ट्यूब के थ्रू तो कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। चेस्ट पीस में एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, 2 ईयर पीसेस होते हैं यहाँ पे ईयर में और इनको ट्यूब ज्वाइन करती है। तो डॉक्टर्स को पेशेंट की क्या कंडीशन है उसका क्लू मिल जाता है जब वो हार्ट का साउंड सुनाई देता है उन्हें स्टेथोस्कोप से। फिर एक एक्टिविटी है इसमें, किस तरह से एक आप मॉडल बना सकते हो स्टेथोस्कोप का, वो इसमें बताया हुआ है। Now heartbeat generates one pulse in arteries and one pulse rate per minute indicates the rate of the heartbeat. The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substances to different parts of the body. बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है मटेरियल। ना बूझो वंडर्स कि जो स्पॉन्जेस हैं और ये हाइड्रा ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, दे डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर वाटर जो बॉडी में जाता है, बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर करता है वही ऑक्सीजन और फूड लेके जाता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडीज, उनकी बॉडी में एंटर करता है, फूड ऑक्सीजन ले जाता है, बॉडी को जो फूड चाहिए होता है और वो जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो अंदर सेल्स ले लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस उसी वाटर में निकाल देते हैं और फिर वो वाटर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो वेस्ट भी बाहर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सर्कुलेट ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटीरियल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, बाहर जाएगा तो वेस्ट बाहर निकाल देगा। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड, तो इन एनिमल्स को ब्लड की ज़रूरत ही नहीं होती, सर्कुलेटरी फ्लूइड ही नहीं चाहिए उन्हें। वाटर आता है बॉडी में, फूड और ऑक्सीजन ले जाता है और जब बाहर जाता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाता है। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी से रिमूवल वेस्ट का कैसे होगा अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमने पढ़ लिया, लंग्स में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम बाहर एक्सेल करेंगे तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, बट और भी तो वेस्ट मटेरियल बनता है बॉडी में, अब वो कैसे रिमूव होंगे हमारी बॉडी से? Now carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation, ये remove हो गई। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है हमारी बॉडी का वो एजेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है, एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। नाउ लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल, अब और भी तो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में, वो कैसे रिमूव होता है? When our cells perform their function, certain waste products बनते हैं। जब सेल फंक्शन अपना करते हैं तो कुछ सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये टॉक्सिक भी होते हैं। टॉक्सिक बोले तो टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, ये पॉइजनस होते हैं एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो इनको बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी होता है। अब रिमूव करने के लिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, जिस प्रोसेस से वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है और जो डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, उस सिस्टम को बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है? मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो होता है किडनीज, किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ये जो ब्लड होता है, जिस ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करना होता है वो किडनी तक जाता है। किडनी में छोटे छोटे एक तरह से फिल्टर की तरह फिल्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो ब्लड को फिल्टर करती है किडनी।
दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ब्लड कैपिलरीज होती है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है एक तरह का, उस स्ट्रक्चर में ये फिल्टर होता है ब्लड। तो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर हो जाते हैं, और जो वापस जो अच्छा ब्लड होता है वो वापस बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जब ब्लड किडनी में जाता है। तो यूजफुल सब्सटेंस है वो तो वापस ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो वेस्ट होता है, जो दूसरा वेस्ट निकलता है, वो हमारी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो जो वेस्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज़ टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट होता है। इस तरह से होता है ये। किडनीज में आया वेस्ट, ये जो पाइप्स, दो पाइप्स दिख रही हैं आपको, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी, ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स है इसको बोल रहे हैं हम यूरेटर। ये यूरेटर है। ये यूरेटर में से ये जो वेस्ट वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर अब ये यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर रहता है, और ये होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो यूरिनरी ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. Now it contains water and salts. Bujo has seen that sometimes in summers white patches are formed on our clothes, especially in the areas like underarms. These marks are felt left by salts present in the sweat. तो स्वेटिंग से भी हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो स्वेटिंग से भी रिलीज होता है। ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, यूरेटर्स के बाद ये स्टोर किस में जाके होता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है यूरिन, और जो हम यूरिन पास आउट करते हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। तो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दे फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन नॉर्मली passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन in 24 hours. 1 डे में इतना यूरिन पास आउट होता है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर। 95% वाटर है, 2.5% इसमें यूरिया होती है, ये भी वेस्ट होता है, बॉडी से रिमूव होनी चाहिए, ये टॉक्सिक होती है, और 2.5 अदर वेस्ट होता है इसमें। हमने पढ़ा था थोड़ी देर में कि हॉट समर डे पे हमें स्वेट आता है, उसमें वाइट पैचेस रह जाते हैं कपड़ों पे, तो वो वाइट पैचेस जो होते हैं वो सॉल्ट के होते हैं, वो सॉल्ट के रह जाता है। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। स्वेट मीन्स जो पसीना होता है जो बॉडी से निकलता है उसमें सॉल्ट्स भी साथ में बाहर निकलते हैं स्किन के थ्रू। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है थोड़ा। नाउ वी नो दैट द वाटर केप्ट इन द अर्दन पॉट, मटके में जो हम पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर एवेपोरेट, क्योंकि वाटर एवेपोरेट होता है पोर्स में से, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उससे वाटर एवेपोरेट हो जाता है और वो वाटर ठंडा हो जाता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वेस्ट बॉडी से कैसे रिमूव होगा। जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो वेस्ट है वहाँ पानी में रहते हैं, वाटर की कोई वहाँ पे कमी नहीं होती, डायरेक्टली जो अमोनिया है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, अमोनिया की फॉर्म में निकलता है। ये जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं, एक कंपाउंड होता है यूरिक एसिड, वाइट कलर का कंपाउंड होता है, सेमी सॉलिड, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करता है। और ह्यूमंस में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। तो दिस यू विल लर्न। इन एक्वाटिक एनिमल्स अमोनिया, इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स इट्स यूरिक एसिड, and in human beings it is urea, or the other mammals it is urea. Sometimes a person's kidneys, कई बार किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है, या तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या कभी चोट लग जाती है। तो जब किडनी फेलियर हो जाता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड में इकट्ठे ही होते रहते हैं, फिल्टर नहीं होते, उन पर्सनस को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए पीरियोडिकली उनकी आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उनका वो किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, एक ये पूरा सेटअप होता है, हॉस्पिटल्स में डायलिसिस किया जाता है। तो ये पर्सन्स की जो किडनी ख़राब हो जाती है, अब किडनी खुद परफॉर्म नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड, ये जो यूरिया है ये ब्लड से फिर बाहर, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, तो डायलिसिस कराना पड़ता है कुछ दिन में जाके उन पेशेंट्स को, फिर उनकी बॉडी से सारा टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं, फिर वापस से उस ब्लड को वापस से उनकी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है।
दिस प्रोसेस इज डायलिसिस. सिमिलरली व्हेन वी स्वेट, जब हम स्वेट करते हैं, जैसे हमने अभी मटके का एग्जांपल देखा था पहले, तो हम स्वेट करते हैं तो बॉडी कूल हो जाती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, लीव्स तक पहुंचा देती हैं सारे मटेरियल्स को. अब लीव्स में जो फूड बनता है वो वापस पूरे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है. फूड किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है. फोटोसिंथेसिस में क्या रिक्वायरमेंट होता है? यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अभी जो फूड प्रिपेयर हुआ है फोटोसिंथेसिस में, ये भी तो वापस प्लांट के हर पार्ट को पहुंचाना है. प्लांट के हर पार्ट को फूड की ज़रूरत है. लीफ में जो फूड बना है, अब वो प्लांट का हर पार्ट यूज़ करेगा, स्टेम भी यूज़ करेगा, वो फूड लीफ में भी वापस से लीफ में भी रहेगा और स्टेम में भी जाएगा, रूट्स तक भी पहुंचेगा, हर पार्ट में पहुंचेगा. तो ये किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा? ये स्टेम पहुंचाएगी. यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में कि एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड है. और जो हर सेल है ऑर्गेनिज्म का, उसको एनर्जी चाहिए. हर सेल को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ बनती है? सेल में बनती है, बॉडी के हर सेल में बनती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज. द सेल्स यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. अब ये जो सेल है, सेल को एनर्जी चाहिए सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल. हर सेल को फूड अवेलेबल होना चाहिए हर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि रेस्पिरेशन तभी होगा जब फूड पहुंचेगा हर सेल में. तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? कैसे पहुंचती हैं? स्टेम के थ्रू पहुंचती हैं. एंड हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड? तो ये भी वापस स्टेम पहुंचाती है. ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टेम करती है. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जैसे ये रूट है, रूट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट हेयर्स. तो ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स. द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. रूट में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं. तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? जो एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का, उसको इंक्रीज कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन. ये रूट है और रूट में ये छोटी छोटी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होती हैं, रूट हेयर्स. तो अब ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है वो रूट के अंदर एंटर करता है, और ये रूट के अंदर एंटर करके ये जो डायरेक्शन शो करी हुई है एरोज, ये ऊपर की तरफ स्टेम के थ्रू होता हुआ लीव्स तक जा रहा है. इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जाइलम. ये जाइलम. तो जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. स्टेम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. तो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता है जाइलम का. तो जाइलम, स्टेम के अंदर जाइलम होती है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. वेल, बूजो इज राइट. This we will study. The root hair increase the surface area. This is the function of the root hairs. They increase the surface area of the root for the absorption of water. जिससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके प्लांट्स, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो भी जा सकें. द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है ना, उस वाटर के कॉन्टैक्ट में होती है रूट हेयर्स. तो रूट हेयर्स बहुत जगह पे एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? ये मैंने अब आपको भी बताया, स्टेम के अंदर जाइलम होती है, तो ये जाइलम के थ्रू ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वैस्कुलर टिश्यूज़. ये वैस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं. एंड द टिश्यू क्या होता है? जब एक ही तरह की सेल्स एक ग्रुप बनाती है मिलके, उसको बोला जाता है टिश्यू. अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. जैसे ये वाटर कंडक्शन का काम कर रही हैं, तो ये टिश्यूज़ एक जैसी टिश्यूज़ हो गई जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रही हैं. तो वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, इट इज़ कॉल्ड जाइलम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है.
The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves. ये एक पूरा एक चैनल पाइप्स की तरह होता है ये प्लांट के अंदर, जो रूट से लेके लीव्स तक जुड़ी हुई रहती हैं और ये स्टेम के अंदर होती है. एंड द ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द, पूरे प्लांट में वाटर इससे पहुंच जाता है. अब फूड कैसे पहुंचता है? लीव्स के अंदर वाटर तो पहुंच गया, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, फोटोसिंथेसिस हो गई, फूड बन गया. अब इस फूड को भी तो वापस पहुंचाना है दूसरे पार्ट्स में, रूट तक या और भी डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है. तो ये जो काम करेगा, ये एक वैस्कुलर टिश्यू होती है जिसका नाम होता है फ्लोएम. अब ये ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करेगी. द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दिस इज डन बाय द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम. दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स. तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हुआ है जाइलम और वेसल्स के थ्रू. जाइलम से वाटर और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हुआ फूड. Now when activity is given, we would require a glass tumbler, water, red ink, a tender herb balsam plant हमें चाहिए होगा, and a blade for this activity. इसमें क्या करना है आपको? वाटर को पोर करना है, 1/3 टम्बलर को फिल कर लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डालनी है वाटर के अंदर. अब जो स्टेम है प्लांट की उसको कट करना है और कट करके उस ग्लास के अंदर उसको रख देना है. 1 दिन तक आप उसको रखो. ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे. आप नेक्स्ट डे जब आप देखोगे उसमें, जैसे ये स्टेम को कट करके इसमें डाल दिया, पानी के अंदर रेड इंक डाली थी, तो अब ये वाटर जो होगा ये ट्रांसपोर्ट होगा स्टेम में, जाइलम के थ्रू जाएगा. तो वाटर मूव्स अप इन द स्टेम. जब हम इसको कट करेंगे ना, स्टेम को कट करेंगे, तो इस तरह से दिखेगा. ये जो जाइलम का पार्ट है ये रेड रेड हो गया है. एनलार्ज व्यू ऑफ द ओपन एंड ऑफ द स्टेम. डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? इफ येस, देन हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? कौन सा पार्ट आपको रेड दिख रहा है इसका? इसकी जो लीव्स होंगी ना, लीव्स में आपको रेड रेड कलर दिखाई देने लगेगा. वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो जाइलम के थ्रू जो रेड कलर है ना इंक का, वो लीव्स तक पहुंच गया. यू कैन कट द स्टेम. आप स्टेम को भी कट करके देखोगे तो आपको रेड कलर दिखेगा स्टेम के अंदर. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. वाटर स्टेम के ऊपर की तरफ मूव हुआ है. स्टेम कंडक्ट्स वाटर. स्टेम वाटर को कंडक्ट करती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है. जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर. जैसे कि इंक गई है वाटर के साथ डिजॉल्व होके, वैसे ही जो मिनरल्स हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व होकर ऊपर लीव्स तक पहुंच जाते हैं. वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू द नैरो ट्यूब्स. इन नैरो ट्यूब्स को हम बोलते हैं जाइलम, which are present inside the stem. Now the next topic is transpiration. Transpiration क्या होता है? प्लांट्स की सरफेस से जब वाटर इवेपोरेट होता है, प्लांट्स बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लॉट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको रिलीज भी करते हैं, ये बाहर भी निकालते हैं. तो ये जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की, इन लीव्स के सरफेस से जो वाटर बाहर निकलता है वाटर वेपर की फॉर्म में, इसको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं वो पूरा वो यूज़ नहीं करते प्लांट्स. तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा पड़े ये ओपनिंग्स होती हैं. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल. तो इस इवेपोरेशन के कारण एक सक्शन पुल बनता है. द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ. जैसे आप स्ट्रॉ से वाटर सक करते हैं ना, उस टाइम एक सक्शन पंप प्रोड्यूस होता है और नीचे से और ज़्यादा जो आप लिक्विड पी रहे हैं वो आपके मुंह में आता है. उसी तरह से जब ऊपर वाटर इवेपोरेट होता है तो एक सक्शन पंप के कारण और ज़्यादा प्लांट नीचे से वाटर प्लांट की हाइट तक पहुंचता है, विच कैन पुल वाटर टू द ग्रेट हाइट्स. इन द टॉल ट्रीज में वाटर इसी तरह ऊपर तक जाता है. एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट. तो प्लांट का जो टेम्परेचर है वो भी ट्रांसपिरेशन से कम हो जाता है, ये प्लांट को कूल कर देता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन. इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट. और एक फंक्शन है कि प्लांट के ग्रेट हाइट्स जो टॉल ट्रीज होती है वहाँ तक ये पहुँच जाता है. So I'll hope the video will be helpful to you. If you like the video then please like it and write down in the comment section आपको video कैसा लगा, and share it with your friends so that maximum number of students may get benefited. And please subscribe the channel if you are not subscribed, और subscribe के सामने आप bell button होगी उसको भी press कीजिएगा
क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन वॉच द वीडियो. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.